हाँ, ओके। तो आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे एंगल देखना, एंगल्स समझना कि दो वेक्टर में कैसे एंगल पता किया जाता है। और कुछ एक्सेप्शन भी देखे थे कि कुछ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, दोनों है, पर फिर भी वो वेक्टर नहीं है क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। और कुछ का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कोई खास डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो वेक्टर नहीं है, जैसे प्रेशर। और कुछ और भी ऐसे क्वांटिटी है जिसे हम ना ही स्केलर कहते हैं, जिसे हम वेक्टर नहीं कहते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको वहां पे फॉर्मूला मिलेगा mr²। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी है, जैसे ये एक बॉडी है और ये ऐसे ऐसे, ऐसे रोटेट कर रहा है ना। तो इस कोना से इस कोना तक एक लाइन इमेजिन करिए, और वो लाइन के अलोंग ये, उस लाइन के चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है। उस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। उस एक्सिस से आप ऐसे से, उस एक्सिस के परपेंडिकुलरली, जैसे ये, उस एक्सिस के परपेंडिकुलरली कुछ कुछ दूरी लीजिए, और उस दूरी पे छोटे छोटे मास होंगे, छोटा छोटा, इस पूरे बॉडी के मास को छोटे छोटे टुकड़े में बांट लीजिए, और दूरी लीजिए r, और वो छोटा सा मास dn। उन दोनों को r का स्क्वायर से उस मास को प्रोडक्ट करिए, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ऐसे ही हर पॉइंट पे करिए और उन सबको जोड़िए, तो ये mr² आ गया। तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या है? क्या ये वेक्टर है? क्या ये क्या है? ये क्या ये स्केलर है? तो ना ही ये वेक्टर है, ना ही ये स्केलर है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है। और मैट्रिक्स का ही एक पार्ट होता है टेंसर। तो ये टेंसर क्वांटिटी भी कह सकते हो। कैसे आप टू को नेचुरल नंबर भी कहते हो और उसे होल नंबर भी कहते हो ना, वैसे ही नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ होल नंबर। नॉट अ स्मॉल, इट इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। सो तो ये जो आपका है, ये टेंसर क्वांटिटी है। फिर एक क्वांटिटी है सरफेस, एक फिजिकल क्वांटिटी है सरफेस टेंसर। ये क्या होता है? ये भी आप आगे पढ़ोगे डिटेल में। अभी अभी से पहले आप इसके बारे में नहीं सुने हो। टेंसर क्या होता है? जैसे, सॉरी, ये सरफेस टेंशन क्या होता है? तो जैसे ये पेपर है, हम इसको ऐसे 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 खींचे, तो इसके पेपर के मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स आ गया। उसके बीच एक रिपल्सन फोर्स, हम रिपेल कर रहे हैं उन सबको। ऐसे खींचने का मतलब उसके मॉलिक्यूल दूर जाना चाह रहे हैं, दूर जा रहे हैं, है ना। और हम ज्यादा ताकत से खींचेंगे तो वो मॉलिक्यूल हट जाएगा, ये पूरा पेपर फट जाएगा, है ना। तो ये जो उसके बीच का जो खिंचाव आया मेरे खींचने की वजह से, उसी खिंचाव को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या है? क्या आप ये बोलोगे, ये बोलोगे? क्योंकि हम इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, तो क्या बोलोगे? कि आप ऊपर बोलोगे कि नीचे बोलोगे? कैसे बोलोगे, है ना। ये पेपर है और इस पेपर को हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो इसके हर एक जो पेपर के हर जगह जो मॉलिक्यूल है छोटा छोटा, उन सब पे खिंचाव आ रहा है। तो इधर सरफेस टेंशन का डायरेक्शन बोले कि इधर बोले कि इधर बोले कि इधर बोले, तो इसका डायरेक्शन होता है, एक लाइन खींचिए और उसके परपेंडिकुलर। ठीक है। तो जैसे ये हम क्या करते हैं कि एक लाइन खींचते हैं और उस लाइन के कहते हैं कि इस लाइन के इस तरफ मॉलिक्यूल को इधर खींचा जा रहा है और इधर खींचा जा रहा है, इस तरीके से। तो ये कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। हम ये बताते हैं कि इस जगह के मॉलिक्यूल पे इधर 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 खींचा हुआ है, तो कोई ये सरफेस टेंशन पे डायरेक्शन नहीं है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं पानी के केस में कि इधर भी प्रेशर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो क्या प्रेशर का डायरेक्शन है? नहीं ना। तो सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर है, या
मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर आता है एक स्ट्रेस, इसके बारे में भी आप नहीं जानते हो। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, पर ये तो प्रेशर होता है। हाँ, पर ये अलग इसका कॉन्टेक्स्ट होता है, अलग कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक है। तो स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे प्रेशर। क्या क्या होता है ये स्ट्रेस क्या होता है? तो जैसे ये वायर है, इस वायर को हम खींचे तो इसके हर एक मॉलिक्यूल के बीच एक तनाव आ गया, एक खिंचाव आ गया, ठीक है। तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे ये वायर, तो इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ऐसे हम खींचे तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये जो हम खींच रहे हैं फोर्स, दैट फोर्स अपॉन दैट एरिया, इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो वो हमें बताता है कि इस पे कितना स्ट्रेस लग रहा है इसके मॉलिक्यूल के बीच, ठीक है। हम खींचते हैं तो इसके मॉलिक्यूल वापस ऊपर खींचता है, उसी वापस ऊपर खींचने को ही हम स्ट्रेस कहते हैं। काउंटर फोर्स लगाता है मॉलिक्यूल की, खींचते हैं तो खींचा जाता है नहीं ना, अपना एक ताकत होता है हर मटेरियल का, कोई खिंचा भी जाता है, कोई नहीं भी खिंचाता है, तो वो उसके मॉलिक्यूल मेरे खींचने की वजह से वो भी अपोजिट उल्टा ऊपर खींचता है, तो उसी उसी के मॉलिक्यूल के फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप इन सबको याद कर लीजिए कि कौन टेंसर है कौन स्केलर है, बाद में जब इसे पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन है कि एक वेक्टर, दो वेक्टर है ए एंड बी, और उन दो वेक्टर के बीच का एंगल है 270 डिग्री। तो क्या ये सही बात है? अभी हमने जो बोला, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? क्या दो वेक्टर के बीच में स्केलर 270 डिग्री हो सकता है? 270 डिग्री कैसा होगा, जरा देखते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक वेक्टर बनाए तो ये हो गया 90, ये हो गया 180, और एक और 90 जोड़ेंगे तो ये हो गया, ये वाला एंगल 270 डिग्री होगा। और जैसा कि हम बात किए थे कि 0 से 180 के बीच में होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में होता है, सबसे छोटा होता है, तो ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये ए और बी वेक्टर के बीच में हम ये नहीं कहेंगे कि ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि डाइपोल मोमेंट, अब आप डाइपोल मोमेंट के बारे में जानते नहीं हो, ये भी आगे के चैप्टर में जानोगे, छोड़ो ये टेबल ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की बताइए ये स्केलर है कि वेक्टर है, ये इस तरह क्वेश्चन अगर आपसे ना बने तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको आगे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे तो नए नए क्वांटिटीज आप समझते जाओगे, उस पर क्वेश्चन बनाओगे, अपने आप सिंपल, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, समझ जाओगे। पर अभी चार्ट लेकर याद मत करने लगो कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, नहीं बन रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये सब अभी नहीं बन रहा क्योंकि आप नहीं जानते इसके बारे में। आगे चैप्टर जब पढ़ोगे हर चीज पे, डाइपोल मोमेंट पे भी एक टॉपिक है, तो आपको डिटेल में पढ़ना है, वहां पे अपने आप जान जाओगे कि कौन स्केलर है क्या वेक्टर है। तो एक क्वेश्चन है, बताना है आपको कि इसमें से कौन स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट बताना है आपको। तो ए स्टेटमेंट है कि वेक्टर कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेक्टर कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या एक वेक्टर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस कर सकते हैं, एक जगह को दूसरे जगह पे कर सकते हैं?
सॉरी, इसमें इसमें लिखा हुआ है कैन नॉट, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम खड़े हो गए हैं तो ये है साउथ, अब हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं तो बोलेंगे ये है साउथ, है ना। हम यहाँ पे बोलेंगे कि इधर साउथ में 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो इधर भी जाके खड़े होंगे तो यही बोलेंगे कि इधर 5 न्यूटन, तो आप इधर एरो बनाओ या यहाँ पे जाके वही 5 न्यूटन का एरो बनाओ, सेम है, आप डिस्प्लेस कर सकते हो। अगला बताइए, बी। बी है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये सही है? डिस्टेंस इज स्केलर बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। यस, डिस्टेंस स्केलर है, उसके पास कोई एक यूनिक डायरेक्शन नहीं होता है। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हो तो एक ऐसा पाथ है, तो ये पाथ है डिस्टेंस, इस पाथ का लेंथ है डिस्टेंस, टोटल लेंथ। बट इस मान लो टोटल लेंथ 100 मीटर है, जैसा थोड़ी देर पहले ही बताए थे, तो 100 मीटर का कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये डिस्टेंस स्केलर है। बट आप ऐसे जाते हो, ये शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका एक खास डायरेक्शन है, थ्रू आउट द जर्नी ये एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। फिर मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क और वेक्टर, ये तो आपको जानना होगा व्हाट इज मोमेंटम। यू नो वेरी वेल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम में मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई होता है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर है। डिस्टेंस, इसमें क्या बोला था, डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्टेंस इज अ स्केलर but displacement is vector. Displacement तो ये क्या है, ट्रू है। सी, सी देखते हैं, स्टेटमेंट सी क्या कह रहा है, ये कह रहा है मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क। अब टॉर्क के बारे में आप नहीं जानते हो तो यहाँ पे थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मोमेंटम के बारे में आप पढ़े हो थोड़ा बहुत, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ये तो वेक्टर है। फिर फोर्स के बारे में तो जानते ही हो, फोर्स भी वेक्टर है। टॉर्क, टॉर्क के बारे में आप नहीं जानते, टॉर्क, तो टॉर्क ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्या होता है, क्या कैसा होता है वो सब आप आगे समझोगे। जैसे फोर्स की मदद से किसी चीज को आगे मूव कराते हैं सीधा डायरेक्शन में, टॉर्क की मदद से आप किसी चीज को घुमाते हो, ठीक है। बस इतना समझ लो, ये काफी है आपके लिए। मास, स्पीड, एनर्जी, ये सभी स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आप थोड़ा सोचिएगा इस पे। क्वेश्चन है कि एक वेक्टर बदलता नहीं है। क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं, आप बनाइए। कब नहीं बदलता है? ऑप्शन है, इफ वी रोटेट, अगर हम उस वेक्टर को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। ऑप्शन बी, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यदि मल्टीप्लाई बाय स्केलर। ऑप्शन सी, अगर हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। डी, अगर हम उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं। पैरेलली डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, वेक्टर नहीं बदलता है,
जब हम उसे रोटेट करते हैं, गलत। अगर हम रोटेट करेंगे किसी वेक्टर को तो बदलेगा, ठीक है। जैसे ये वेक्टर है, इसको हम ऐसे पकड़ के रोटेट करा दिए, 30 डिग्री रोटेट करा दिए, है ना, 30 डिग्री रोटेट करा दिए। तो क्या अब ये दोनों वेक्टर सेम है? नहीं सेम है। दोनों का भले मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अलग अलग हो गया, तो वेक्टर भी अलग हो गया, है ना। v, यदि हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वेक्टर बदलेगा? हाँ। अगर आप 5 न्यूटन है इस डायरेक्शन में ले रहे हो, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो बड़ा हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो वो दोनों वेक्टर फिर अलग हो जाएगा, 5 न्यूटन 10 न्यूटन अलग हो गया। तो इसमें भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, इसमें भी चेंज हो जाएगा, चेंज चेंज, इसमें डिवाइड बाय, इसमें भी चेंज होगा, डिवाइड करोगे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। इफ डिस्प्लेस, अगर हम डिस्प्लेस करते हैं पैरेलली, तो कोई वेक्टर है ऐसे, इसको हम यहां से उठा के ऐसे रख दिए, ऐसे नहीं कि ऐसे घुमा के ऐसे नहीं रखे, हाँ, घुमाना नहीं है, बस उठा के ऐसे रख दिए, इधर रख दिए, तो ये पैरेलली हुआ ना, दोनों वेक्टर पैरेलल है ना। इसी वेक्टर को हम यहां रखे हैं, तो जो पहले जिस तरीके से मेरा वेक्टर था, जिस डायरेक्शन में था, अभी भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों सिचुएशन में मेरा वेक्टर पैरेलल ही है ना, तो वो हम कह रहे हैं पैरेलल। तो अगर हम डिस्प्लेस करते हैं पैरेलली तो नहीं बदलेगा, नॉट चेंज। तो ये डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-3। तो 2a, एक वेक्टर है 2a, एक वेक्टर है 2a और एक वेक्टर है 4a, इन दोनों के बीच का एंगल बताइए। तो देखिए दोनों वेक्टर में अंतर बस ये है कि एक में 2 है, एक में 4 है। एक वेक्टर दूसरे का दोगुना है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में है ना। 2a इधर है तो 4a इधर होगा, इधर भी होगा, है ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 3a एंड -5a। 3a वेक्टर और -5a वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? सोचिए, 3a एंड -5a वेक्टर के बीच का एंगल बताइए। तो पहले इसको डायग्राम में पिक्टोरियली बना लीजिए। तुम अपने मन से ऐसे भी बना सकते हो कि मान लो इधर 3a है तो माइनस लगा हुआ है तो नीचे होगा, और 5 गुना है, सॉरी 5 गुना नहीं है, ये 3a का, ये 5 गुना नहीं है, पर बड़ा है कुछ, है ना, तो ऐसे थोड़ा बड़ा बना लेंगे। तो ये हो गया -5a वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 180, है ना। दोनों का टेल मिलाइए 180। इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो बताइए, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए। तो बस 3/5 ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वेक्टर को नाम देते हैं ए वेक्टर, इस वेक्टर को नाम देते हैं बी वेक्टर। तो ए वेक्टर बटे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो, तो 3/5। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ए वेक्टर जो है बी से 3/5 गुना है, ए वेक्टर जो है बी के मैग्नीट्यूड से 3/5 गुना है। इस तरीके से अगर हमसे पूछे कि ए वेक्टर बी के 3/5 गुना है तो उसे मैथमेटिकली ऐसे लिखिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो कि आप पहले भी बना चुके हैं उस तरह क्वेश्चन। चेक करते हैं कि आपने क्या सीखा है। चलिए ये बताइए, ये आप अभी बनाइए, फिर हम बनाएंगे और आप मिलाइएगा। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ऐसा पिक्चर दिया हुआ है, आप बताइए इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? तो क्या ये 150 डिग्री है?
तो सबसे पहले तो एंगल जानने के लिए दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम करना है। तो कैसे, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, इसको उठाकर यहाँ रख दो, ये है ना, इसको उठाकर यहाँ रख दो। अब बताइए ये एंगल कितना है, इसको उठा के यहाँ रख दिए। तो ये वाला जो था ऐसे यहां से यहां तक का एंगल था 150, तो ये कितना होगा, तो टोटल एक लाइन दिख रहा है ना आपको, तो लाइन का टोटल 180 होता है, मतलब ये 30 है। एक और है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और यहाँ पे है 60 डिग्री। अब बताइए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, फिर से वही करना है, ठीक है। आप इसे करिए, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है। ओके, चलिए